नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, और आज हमारे साथ हैं इंडस्ट्री वेटरन विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 25 years ऑन स्ट्रेटेजिक एचआर, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ फ्लिप साइड ऑफ मैनेजमेंट, 7 फनी टेल्स, और अभी वो डायरेक्टर एचआर हैं ZTE टेलीकॉम लिमिटेड के, एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन 100+ कंट्रीज विद अ मैनपावर ऑफ 65,000+ एम्प्लॉय। So please welcome Mr. Sanjeev Sharan. संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे निमंत्रण को एक्सेप्ट करने के लिए। Thank you very much. I'm honored. And so lovely to have you here. और ऑलरेडी हम कुछ चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, बट फॉर व्यूअर्स प्लीज एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताइए, हाउ यू स्टार्टेड एंड फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव टू द डायरेक्टर एचआर ऑफ ZTE लिमिटेड तक का सफर कैसा रहा? मैं एक छोटे से शहर का हूँ। मेरी पैदाइश है उड़ीसा से। मेरी मदर वहाँ रहती थी, तो जिसको कहते हैं बॉर्न इन उड़ीसा, ब्रॉट अप इन बिहार। पटना में 10th किया, 12th किया, फिर दिल्ली से किया। उसके बाद स्टार्टेड माय करियर अपना। सो इनफैक्ट अच्छी कंपनीज, अपॉर्चुनिटी आई वुड से दैट कि ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी मिली, और उससे बड़ी चीज़ मिले मुझे लगता है कि मुझे मेरे सीनियर्स और मेरे कोलीग्स मुझे बहुत ही अच्छे मिले। इनिशियली जो एक बहुत बड़ा जो आदमी जब यंग होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें क्यूरियोसिटी होती है, और बहुत ज़्यादा उसमें पैशन प्लस अनवांटेड एनर्जी भी हो जाती है। तो बहुत बार डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं, बहुत बार रिजल्ट्स गलत होते हैं, बट आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। मैं बहुत लकी था कि मेरे सीनियर्स और मेरे कोलीग्स ने मुझे बहुत पेशेंटली मुझे हैंडल किया, मुझे गाइड किया, मुझे कोच किया, और मेरी जर्नी रही। सम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ मुझे लगता है मैंने इंटरेस्टिंगली अगर इज दैट कि दी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टाटा प्रेस और दैट उषा फोन, विच इज जो अब नहीं है, बट रिलायंस, MTS एंड ZTE, सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट DNA थी। बट एक चीज थी जहां पे कि लर्निंग थी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत अच्छी मुझे लगती है, जो कुछ अपने टाइम से बहुत आगे थी, जैसे अगर उषा फोन में कहूं तो मुझे लगता है ये 1990s में, 95, 97, 2000 में, 2002 में जो उस समय की जो पॉलिसीज जो थी, प्रोबेबली आज हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज थी जहाँ पे मुझे लगा कि ग्रोथ दो तरह से थी। एक ग्रोथ थी आपके जो पोजीशनल ग्रोथ थी, दूसरी ग्रोथ थी जो आपके लर्निंग ग्रोथ थी। सो दोनों चीज का मिक्स एंड मैच था। सो आई वुड से दैट कि इट इज नॉट ओनली द एफर्ट, इट वाज आल्सो दैट probably that मेरे आसपास जो लोग थे, मेरे जो सीनियर्स थे, जो जिन्होंने मेरा हाथ थामा। अरे वो एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरे में आई है, मैं जो कोशिश करता हूँ मैं उनका 10% भी अगर मैं सीख पाऊँ और मैं कर पाऊँ, इज दैट कि उन्होंने हाथ थामा था, हाथ छोड़ा नहीं था। और ऐसा नहीं था कि वो मदरली अफेक्शन वाला टाइप का था। उनमें से कुछ लोग तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मेरे एक सीनियर थे जो मेरे साथ रिलायंस में थे। आई थिंक मैंने उनसे बहुत ही स्ट्रिक्ट, बट आई थिंक उनकी स्ट्रेंथ थी कि ही वाज इक्वली अनफेयर एंड इक्वली फेयर टू एवरीबॉडी। उनका कोई फेवरेट नहीं था। जो वहां तो उनका कोई फेवरेट नहीं होने के कारण हमें एक जो सीखने को मिली थी कि बहुत लार्ज स्केल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, रोल्स कैसे डिफाइन होते हैं, आपकी KPIs कैसे डिजाइन होती है। एक बिजनेस हेड होने के नाते, वो प्रेसिडेंट लेवल पे थे, बट उन्होंने सिखाया था, हार्ड वे सिखाया था, बट बहुत ही पेशेंटली सिखाया था। तो और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ आया तो करीब मेरा ये
यानी 9.5 साल से हूँ मैं यहाँ पे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ लीडरशिप जल्दी बहुत ही स्टेबल होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की डीएनए होती है जहाँ पे लीडरशिप बहुत जल्दी चेंज होती है। सो हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डीएनए होती है, उसमें अडाप्ट करने भी सीखा कि अडाप्ट कैसे किया जाता है, डिफरेंट लोगों के साथ किया जाता है। और एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगता है कि डिफरेंट ज्योग्राफी के लोगों के साथ सीखा, जैसे रशियंस के साथ, थाईलैंड के लोगों के साथ, चाइनीज़ के साथ, इंडियन के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट डीएनए, डिफरेंट माइंडसेट के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं एंड आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो ये मेरी शॉर्ट में ये जर्नी रही। Thank you for sharing, sir. I am sure it would inspire a lot of others who are, thinking to make their career in HR and in fact in other department also. Ki how to coexist and work with people with different thoughts, not from the own country but from different countries, और कैसे अपनी एक पहचान बनानी है उन सबके बीच में भी, और कैसे एक पहचान बनाई जा सकती है। सर, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ बुक। आपने एक किताब लिखी है, which is Flip Side of Management's 7 Funny Tales. So what inspired you to write this book, and before that if you could tell a little bit about that book as well. मुझे स्कूल के टाइम से ही शायद मुझे लिखने का शौक था, या और मतलब उनके मैगजीन्स में और उनके जो स्कूल्स में हम लोग बहुत लाइक हर मैगजीन, स्कूल की मैगजीन्स होती है तो उसके एडिटोरियल में रहना करके। तो ये बुक मैंने लिखा था बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे में कि इस बुक की ऑब्जेक्टिव ये थी कि ये बुक एचआर और बिजनेस जो है तो बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। Correct. और मेरी ये कोशिश बराबर रही है कि एचआर इज पार्ट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस विदाउट एचआर इज नन ऑफ देम कैन बी सक्सेसफुल। दोनों सक्सेसफुल नहीं हो सकते, दोनों को चाहिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और वो कभी वो गलती नहीं करें कि लोग एक दूसरे की बॉर्डर को क्रॉस करें, बिकॉज अगर दोनों की एक जगह है और एक रोल है, सो एक डिफरेंट स्किल सेट है। सो इस बुक में था कि बिजनेस को छोटे छोटे जो डिसीजंस या आइदर एट द टाइम ऑफ प्रेशर में आप लेते हैं या आप किसी और तरीके से आप लेते हैं, सो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो चीज। तो उसको एक जो है एक स्टोरीज और एक्सपीरियंस के तौर पर उसको एक फनी वे में प्रेजेंट किया गया था। और ये मोरलेस मैं कहूंगा कि अगर जिसने भी पढ़ा है, हर आदमी को लगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की कहानी है। मेरे साथ में जिन लोगों ने काम किया जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और जिन्होंने भी पढ़ा उसे उनको बोलते थे कि लगता है मुझे, अच्छा ये स्टोरी तो लगता है जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की है, ये स्टोरी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की है। अब इसमें जो जैसे रिक्रूटमेंट में हम बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत बार हम रेफरेंसेस के चक्कर में पड़ जाते हैं। रेफरेंस से लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बट तभी लेना चाहिए अगर आपको बिल्कुल राइट बंदा मिल रहा है, क्योंकि रेफरेंसेस से आप ले लेते हो तो फिर आपको उसके बाद आप अगर फिट नहीं होता तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। सो बहुत बार आप किसी प्रेशर में लेते हो या कस्टमर के रेफरेंस से लेते हो और राइट बंदा नहीं लेते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है। और उस समय बिजनेस वाला जो जिसके ऊपर आता है रेफरेंस, और प्लस जो एचआर वाले को किस तरह के सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। एक चैप्टर था जिसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग, क्लोज टू माय हार्ट इज दैट कि सीएसआर जो है एक जो सरकार ने सीएसआर, और जो दुनिया में सीएसआर एक ऐसी चीज है जिसका इंटेंट सही होना चाहिए। सीएसआर को मार्केटिंग एक्टिविटी बनाना, जब कभी बनाने लगते हैं लोग तो किस तरह से सोशल नुकसान तो होता ही है, बट एक विचित्र से एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाती है। बट ये सारी चीजों को उसको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के तौर पे दिखाया। एक रिक्रूटमेंट जो हर एक एचआर वाला जब एचआर का एमबीए कर रहा होता है, वो चाहता है कि सबसे पहले उसका 2 इंटरेस्ट आता है कि रिक्रूटमेंट में आए। पहला मे बी प्रोबेबली दैट कि उसमें उसको पावर दिखता है, पावर टू, बट आई वुड ऑलवेज से दैट कि पावर टू सिलेक्ट इज मोर देन पावर टू रिजेक्ट।
पावर टू सेलेक्ट वाली फीलिंग होनी चाहिए. सो बट एक जो रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन एक कैंडिडेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो कितनी देर आप उसको वेट कराते हो, कैसे उसको हैंड होल्ड करते हो ड्यूरिंग द वेटिंग टाइम. उसमें हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल दिए थे जहाँ पे कि एक छोटी सी स्टोरी उसमें थी कि एक दो ऑर्गेनाइजेशन थे. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा बैठा, वो 6 घंटे तक वेट करता रहा, तब जाकर उसका टाइम आया. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में था कि उसको आधे घंटे में 4 बार एक आदमी आया मिलने के लिए. अच्छा. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था उस स्टोरी का कि वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, वो प्रोडक्ट नहीं है. उसको प्रोडक्ट की तरह मत ट्रीट करो कि अगर आप किसी कारण से आप वेट करा रहे हो तो उसको वो फील कराओ ताकि उसकी कॉन्फिडेंस रहे. बहुत ज्यादा देर वेट अगर कर लेता है बंदा, बहुत बार क्या होता है, नेचुरल चीज है कि आप बैठे हुए तो आपके कपड़े का क्रीज खराब हो जाता है. आप अगर आपने 3-4 घंटा पर प्रैक्टिकल चीज है, क्रीज खराब हो जाता है. जब क्रीज खराब हो जाता है तो कैंडिडेट क्या, फिर उसके कपड़े धीरे धीरे हो जाते हैं. फिर वेट करता रहता है, 3-4-5 लोग उसको देख लेते हैं, जानते हैं वेट कैसे कहाँ आप करा रहे हैं. उसको एक ऐसे रूम में जहाँ पे कि उसको कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा तो वो कैसे उसको हैंडल करेगा कोई क्रॉस कर लिया तो. सो ये सारी सेंसिटिविटी जो चीजें हैं वो उसमें टच किया गया था, बट डिफरेंट वे में. सो कि कैसे वो उसमें एक बंदा मिल गया, उसको बोला जो उसकी पिछली कंपनी का था, तो बोला अरे यहाँ कैसे हो आप, तो उसने उसको किस तरह से उसको हैंडल करना पड़ा करके. सो ये छोटी चीजें थी जो बेसिकली ये बुक लिखी थी मैंने, मुझे कुछ एक्सपीरियंस है कुछ लोगों के, दोस्तों के, जैसे लोगों के सुन करके. बट ऑब्जेक्टिव ये था कि सेंसिटाइज करो कि HR, CSR और पीपल, ये रेस्पेक्ट देम बिकॉज इफ यू हैंडल देम वेल दे विल बी एसेट. एब्सोल्युटली सर. तो जब आप बोल रहे थे तो मुझे वो पुराने किस्से और जैसे आपने बोला कि उन टेल्स में से जो भी पढ़ता है वो रिलेट कर पा रहा था, तो आप जैसे जैसे बता रहे थे मैं रिलेट कर पा रहा था कि रेफरेंस से हायरिंग में बहुत साल पहले एक रिटेल कंपनी थी, तो जो ओनर थे उन्होंने अपने अंकल को हायर कर लिया था. और क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने ये नहीं चेक किया, बस वो आया है कि अभी वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं इतने दिनों से. और वो पहले तो वो शाम को बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, अगले दिन लेट आना, उसके बाद उन्होंने ड्रिंक करके ही सवेरे ही सीधे ऑफिस ही आना शुरू कर दिया था. वो इतनी मुश्किल से फिर उन्होंने बोला HR को कि देखिए अब कुछ करके, ये मेरे अंकल है, मैंने कर तो लिया, ये गलती हो गई, कैसे करके इनको आप बाहर निकालिए क्योंकि ये सवेरे ही. तो इस तरह की चीजें भी आपको रेफरेंस से हायर करने से पहले भी आई थिंक विद हेल्प ऑफ HR इनटू ड्यू डिलिजेंस जो भी होता है वो करना बहुत जरूरी है. और दूसरी चीज, कभी भी किसी भी कैंडिडेट को अगर हम बुला रहे हैं तो आपने सही कहा कि कॉमन एरिया की बजाय अगर उसको वेट कराना ही और किसी कॉन्फ्रेंस रूम में या किसी केबिन में अगर हम वेट करा दे, जहां मीटिंग रूम में, जहां पे सो दैट की वॉक इन ही ना हो सकता है कोई वेंडर आ गया उसकी जान पहचान का. एक बार एक कंपनी में CEOs के साथ हमारा फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू था एंड 2 people फ्रॉम सेम कंपनी हैव बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू विद एक एक करके, एक को 1 बजे, एक को 2 बजे, तो जाते समय तो मिल ही गया और बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है. Then he said and everybody was sanitize on this कि भाई वो उसने बुला दिया था, उसकी गलती थी या ये कंफ्यूजन हो गई थी, टाइम था. बट ये तो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है जिसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. तो एज यू राइटली सेड व्हेन यू वर टेलिंग दी स्टोरीज, आई कुड रिलेट विद दोस स्टोरीज. सर आपने एक बात कही अभी कि जनरली लोग रिक्रूटमेंट से स्टार्ट करते हैं या कॉमनली लोग जानते हैं, आपने किस फंक्शन से HR के स्टार्ट किया था? अब रिक्रूटमेंट ऑलवेज आपके रोल का पार्ट रहेगा जी, बट और ऑपरेशंस भी रहा, बट जनरली मेरी जितनी ऑर्गेनाइजेशन में रहे तो मैंने मोस्टली ये सारे जो ना ग्रीन फील्ड्स थे. सो रिक्रूटमेंट बराबर जो है 60 to 70% आपका टाइम लेता था. सो अगर आप स्टार्ट किसमें किया तो मेरा 60% टाइम फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के ऑर्गेनाइजेशन में आपको मोस्टली जो है मेरे सारे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे रिक्रूटमेंट जरूर रहा. बट एक जो फोकस जो शुरू से मेरे साथ रहा था, जो मुझे लगता था या हमारी टीम में हम लोगों को लगता था कि दैट की लाने के बाद बंदे को दोबारा फिर नहीं रिक्रूट करना पड़े इस पोजीशन के लिए. सो वो जो उस समय होता था जो एक्चुअली जिसको रिटेंशन कहते हैं, सो हैंड होल्डिंग. सो हैंड होल्डिंग कैसे किया जाए
और उससे जो सो आई वुड से दैट एंगेजमेंट पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट चला गया था, बिकॉज क्योंकि जब अगर मैं जब रिक्रूट करता हूं मैं, तो मेरे आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मैं सीवी सिर्फ एक बार देखता हूं, फिर उसके बाद मैं सीवी लेकर कभी कैंडिडेट के सामने नहीं बैठ पाता, क्योंकि क्योंकि सीवी में उसने जितना कुछ प्रेजेंट करना है कर दिया, ताकि वो इतना अट्रैक्टिव हो गया कि वो सामने आ गया है, बट उसके बाद भी उस बंदा में है कुछ। करेक्ट। सो बंदे से बात करता हूँ, सीवी से नहीं। तो उसमें सो उस कारण से क्या होता है, सीवी में अब जाकर के तो मैं सीवी ले ही नहीं जाता पिछले कई सालों से, बट पहले मैं सीवी ले रख देता था साइड में सीवी में, कि बंदे को जानने की जरूरत है। कि बंदे को जानने में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। यू नॉर्मली अगर लोग 15 मिनट में इंटरव्यू खत्म करेंगे, तो मेरी इंटरव्यू करीब 35-40 मिनट में चली जाएगी। अगर नहीं भी सिलेक्ट करना तो भी मैं 35-40 मिनट लगा दूंगा उस पर, क्योंकि वो टाइम दिया है, वो भी टाइम दिया है और हमने भी टाइम दिया है, तो उसमें वो भी बेचारा एफर्ट डाल के आया है। कहीं हो सकता है मैं भी कहीं जा रहा हूँ कहीं, तो एफर्ट तो डाला ही, एक्सपेक्टेशन तो है। सो उसको जानना चाहता था, तो जानने के चक्कर में जो टाइम और एफर्ट जो लगते थे, शायद इमोशनल कनेक्ट हो जाता था मुझे कि बंदा का सिलेक्ट हो गया तो उसको जाने नहीं देना चाहिए। तो उसके बाद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एंगेज करके रखना। सो एंगेजमेंट और ये दोनों मेरा बराबर शुरू से फोकस रहा है। तो जो आप बोल रहे हैं, ये मेरी टीम को भी शिकायत है कि जब मैं मिलने जाता हूं तो ऐसा नहीं कि 10 मिनट में खत्म कर दूं। तो और आपको, मुझे लगता है आपके लेवल तक आया है, तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी जब वहां तक आया है उन मल्टीपल राउंड के साथ। और मेरे केबिन में भी जब आता है तो फिर मैं उसको सिर्फ टेल मी अबाउट योरसेल्फ करके फिर वापस भेजना नहीं, वो आया है, बैठा है, एंड आई आल्सो टेक अ लॉन्गर टाइम टू हैव अ कन्वर्सेशन। 10-15 मिनट तो मतलब कम से कम चाहिए ही चाहिए, उसके बाद देना है। एंड ऑब्वियसली इट इज really great to hear from you that that candidate has put in time and effort and you respect that, so and I also do the same, so it was great to know sir. सर, आपने एक बात किया कि आप सीवी कैरी नहीं करते हो बिकॉज यू अंडरस्टैंड पीपल, बट डू यू थिंक बिकॉज ट्रू सीवी हैज बीन ट्राइंग टू हेल्प पीपल विद रेज्यूमे, बट आफ्टर अ लेवल व्हेन यू नो दैट पर्सन एंड ही हैज बीन शॉर्टलिस्टेड, बट शुरुआत में आपको क्या लगता है कि उस क्राउड से बाहर निकलने के लिए जो इतनी भीड़ है, सीवी का कितना रोल है और कितनी इंपॉर्टेंस है? सॉरी, आई थिंक माय फॉल्ट, मैंने शायद प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सीवी मैं जब इंटरव्यू करने जाता हूं तब मैं सीवी नहीं रखता सामने। नहीं वो तो हाँ, मैं तो सीवी उसके पहले मैं पूरी तरह पहले पढ़ लेता हूं मैं, सो दैट कि मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़े और वो करके। बट सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीवी अगर हर आदमी में भगवान ने अगर पैदा किया है लोगों को, तो अगर खुदा ने जिसको भी पैदा किया है उसको ये सोच के पैदा किया है कि उसमें कोई टैलेंट है, बट उस टैलेंट में से वो जो फाइनर पॉइंट जो दिखती है ना, वो सीवी का रोल होता है। और आज की जनरेशन जो है वो, और जो दे आर, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। हमारे वक्त में हम लोग जब मतलब 60-70% में हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था। आज की तारीख में 60-70% वाला एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा, क्योंकि वो 90% वाला ही उसको सीट मिल जाए तो बहुत है। तो इतने टैलेंटेड है, इतने ब्रिलियंट है, तो अब उसमें इन सब टैलेंटेड लोगों के बीच में आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाएगा? वो जो 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 एक एक्स्ट्रा जो चीज है ना, वो आपकी सीवी बनाती है। तो इसलिए सीवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके जो आप में चीजें हैं वो बाहर आ जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो रिक्रूटर है वो भी अगर वो मास रिक्रूटमेंट है तो उसके स्पैन ऑफ जो अटेंशन ऑन द सीवी उसका कम हो जाता है। तो जितना अट्रैक्टिव सीवी होगा उतने चांसेस है उसके सिलेक्शन ज्यादा होंगे। अट्रैक्टिव मींस नॉट ओनली प्रेजेंटेबिलिटी, द कंटेंट ऑल्सो। इसलिए सीवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए। सो वो अगर आ जाता है, तो अगर आपको सिलेक्ट हो गया, तब फिर उसके बाद फिर वो बंदा उसको अगर देखने के बाद उसको 60% समझ लेगा, फिर उसके पॉइंट्स को आप फिर उसके बाद आप उसको इंटरव्यू में आप 1 घंटे के सीख लो। बट CV plays a very, very important role to come out of the crowd. Exactly, because exact word is that to come out of the crowd. ऐसे एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है कि जब एक बार वहां पे पहुंच गए सामने सामने इंटरव्यू के लिए,
फिर तो इंटरव्यूअर को सीवी से मतलब नहीं, क्योंकि आप तो सामने बैठे ही हो। बट एग्जैक्टली सीवी की इंपॉर्टेंस वो है, जस्ट टू समराइज व्हाट यू हैव सेड, कि उस भीड़ में से उन जो 400 एप्लीकेशन 500 एप्लीकेशन आए हैं, वो एक अकेला बंदा सारी सीवी तो पढ़ नहीं सकता, और पढ़ेगा भी तो आपको जानता तो है नहीं, क्योंकि आप सामने नहीं बैठे हो। तो यू विल हैव टू सेल योरसेल्फ, और जो अपने फाइन पॉइंट्स हैं वो उसमें लिखने पड़ेंगे, सो दैट दी रिक्रूटर विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर इंटरव्यू। जब आप आ गए हो वहां पे, देन इट इज अबाउट योर कैपेबिलिटी, जिसके लिए हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं। जी। और आज की डेट में तो सर ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग हो रही है। नौकरी इनफैक्ट दे हैव आल्सो स्टार्टेड यूजिंग दैट एआई सीवी की, जब हम सर्च करते हैं तो वही रेलेवेंट सीवी आते हैं रेलेवेंस की उससे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि आपने जो जर्नी बताई उसमें आपने इंडियन कंपनीज के साथ भी काम किया हुआ है, और यू आर विद एन एमएनसी राइट नाउ who has more than 100 countries, if I'm correct. जी। So what is the cultural difference between, or is it a difference? देखिए, कल्चरल डिफरेंस है, हर जगह की कल्चरल डिफरेंस है। हमारे विद इन हमारे कंट्री में भी बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बट एक चीज जो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक उसकी जो कल्चरल डिफरेंसेस है, उसकी मुझे लगता है उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बहुत मैटर करता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री पर हम जब अगर किसी भी कंट्री की कल्चरल जो डिफरेंस, आप उसके जो बिहेवियर, उसका जो प्रोफेशनल अप्रोच, उसकी हिस्ट्री जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसको डिफाइन करने के लिए। अगर वो बहुत, अब जैसे इफ यू टॉक अबाउट द यूरोपियन वर्सेस द चाइन द नॉन यूरोपियंस और एनी अदर थिंग, वो इकोनॉमी 200 साल पुरानी है, ये इकोनॉमी खुली है 35 साल 40 साल पहले। सो इनका जो माइंडसेट है, जो 200 साल पुरानी इकोनॉमी की जो माइंडसेट है, ट्रेडिंग और बिजनेस माइंडसेट, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 200 साल रूल करके गई है डिफरेंट कंट्रीज को। सो उनको ग्लोबलाइजेशन, उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत आगे है बाकियों से। सो नेचुरली उनका जो ग्लोबलाइजेशन एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो उनका जो कंट्रोल मैकेनिज्म और उनके जो मैनेजमेंट मैकेनिज्म डिफरेंट होते हैं, वो एक इवॉल्व हो जाता है। जैसे सपोज आप एक जो डिफरेंट जनरेशन के जो पेरेंट्स होते हैं, उनका पेरेंटिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है। सो सेम वे इनका जो इवॉल्व कर चुका है जिस लेवल पर, और इनका जो इवॉल्व नहीं किया है, उनके डिफरेंट होते हैं। सो मैं बराबर मैं कोशिश, मैं अपनी टीम में भी जब बोलता हूँ मैं, कि पहले इनकी हिस्ट्री समझ लो। ये कि फूड हैबिट्स वगैरह सब कुछ हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर हिस्ट्री समझ लिया तो इनकी मानसिकता समझ में आ जाएगी, तो तुम्हें फिर इनकी जो चीजों को तुम सेंसिटाइज कर पाओ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम डिफरेंट तरीके से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे एम्पावरमेंट जो वर्ड है, वो शायद कुछ कल्चर में एम्पावरमेंट है कि फर्स्ट डे से, बट द मोमेंट देयर इज अ मिस्टेक देन देयर इज अ जीरो टॉलरेंस। बट कुछ कल्चर में है कि जहां एम्पावरमेंट आपको स्लो मिलेगी, बट उनका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा, कि दे विल गो फॉर दैट की इंटेंट, कि वहां पे प्रोफेशनलिज्म इज स्टिल, बिकॉज वो इवॉल्व नहीं किया है उतना, तो प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल टच स्टिल मिक्स अप है। और सेकंड चीज है इनकी फूड हैबिट। एक बार समझ लीजिए आप, तो फिर आपको क्या होता है कि आप आधी चीजें जो है वो आप समझ लेते हो, कर लेते हो। ग्रेट सर। तो सर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो मैं जानना चाह रहा था कि आज की डेट में, मतलब बिकॉज यू आर अ comp and ben expert, you've been into a long journey of 25 plus years. You are now an HR director, and you meet with all sort of people from different background. What is the skill that a person should acquire? आज की डेट में अगर कोई अपना करियर बिल्ड कर रहा है, कौन सी ऐसी स्किल है जिसके लिए सबसे ज्यादा डिमांड है, या सबसे ज्यादा ग्रोथ है, या सबसे ज्यादा सैलरी मिल सकती है? डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और ग्लोबली आई थिंक द ग्लोब इज नाउ, द
द होल वर्ल्ड इज नाउ इवॉल्विंग, सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में जा रहे हैं अभी। बट एक चीज जो मुझे लगता है, जो बेसिक चीज है, जो जो फाउंडेशन है, कि जितनी बड़ी लार्जर दी ऑर्गेनाइजेशन उसमें होता है कि उस उसमें उसको चलाने के लिए सबसे पहले डेटा है, क्योंकि अब डेटा ही एक ऐसी चीज है जो इनसेंसिटिव है, जिसमें कोई इमोशंस नहीं होता, जिसमें कोई फेवरेट्स, उसके लाइक्स डिसलाइक्स नहीं होते हैं। अगर वो बताता है कि आपको 10 आए हैं और मुझे 8 आया है, तो 8 आया है, उसमें ना कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ नहीं है, उसमें एकदम इम्पार्शियल है। सो डेटा मैनेज करना, कंट्रोल करना, और इंफॉर्मेशन विच इज इंफॉर्मेशन, उसको कंट्रोल करने के स्किल्स है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सो डेटा जो आप देखिए, डेटा अब हर फंक्शन में आ चुका है। चाहे वो पहले डेटा मींस सिर्फ एमआईएस में आता था, मुझे याद है आज से 10 साल पहले, एक्सेल डेटा मींस एक्सेल। फिर अब वो डेटा धीरे धीरे करके जब वो कंट्रोल करने के लिए, बट लार्जर दी ऑर्गेनाइजेशन, आपको उसके लिए डेटा ही एक चीज चला सकता है, क्योंकि आप हर जगह बैठ नहीं सकते हैं। सो उसके लिए आपको जो है ना, हर फंक्शन में अब ये आ चुका है, ये अब हर जगह प्रेजेंट है। अब ये वो अब एचआर में भी डेटा, अब डिफरेंट एनालिटिक्स आ गए, फिर डेटा प्रेजेंटेशन आ गए, फिर डेटा चर्निंग आ गया। सो ये एक चीज है जो अभी नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स ये चलेगा, और आफ्टर कोविड इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई, क्योंकि अब लोग जो है ना, या तो हाइब्रिड पर है, या वर्क फ्रॉम होम, या फिर प्रॉपर्ली फ्रॉम होम है, और प्रॉपर्ली फ्रॉम ऑफिस है। सो डिफरेंट डिफरेंट चीज में, तो एक ये दूसरा जो है, जो अब एक नई चीज एक जो सामने आ रही है, वो एआई। जो एआई एक सामने आ रही है, बट इट इज ये अभी एक बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है, और इफ अगर इस पर बहुत काम करना है, सो वन इज दैट कि एआई की आप टेक्नोलॉजी पे अगर आप चले जाओ तो करके, फिर आप एआई के इम्प्लीमेंटेशन वाले साइड में आप आ जाओगे तो भी है। बट जो भी है, जिस भी चीज को पकड़िए, बंदे को उसको चाहिए कि उस कैंडिडेट को, या उस एम्प्लॉय को, या उसको उसी पे फिर वो जो ना एक्सेल करे। क्योंकि सिर्फ अभी अगर सिर्फ आपने डेटा चर्निंग सीख लिया, तो डेटा माइनिंग सीख लिया, और अगर आपने फिर डेटा एनालिटिक्स अगर आपने नहीं सीखा, देन यू आर आउट ऑफ द रेस। फिर अगर एआई पे अगर आपने अभी टेक्नोलॉजी कर ली, तो एआई अभी तो इतने सारे जो चीजें अब आएंगी, नए नए चीजें इवॉल्व होती जाएंगी, कुछ चीजें करेक्ट होंगी, क्योंकि कोई भी चीज इवॉल्व होती है तो बहुत सारी चीजें करेक्ट होती हैं, करेक्ट होगी। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट फॉर्म, अभी किसी चीज का नहीं आया है। मैं अभी किसी कई कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग सा था। मैं बताया कि एआई का एक हुआ कि एआई की, सबने बोला कि एआई की इम्पैक्ट से के रोल, ये जॉब जा रही है, वो जॉब, ये जॉब पे इम्पैक्ट पड़ा, वो जॉब पे इम्पैक्ट पड़ा। एक एग्जांपल मिला विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले कि मॉडलिंग में भी एआई के मॉडल्स भी बोल रहे हैं कि मेरे भी अब जो है ना, मेरे को भी अब जो है ना, मेरी भी इंडस्ट्री में एआई का इम्पैक्ट पड़ा है। पहले मुझे महीने में 7 शूट मिलती थी, अब मुझे मैं 2 कर रहा हूँ। तो मुझे तुम्हारे कैसे पड़े? बोला कि फोटो वाले में तो कम से कम एआई ने तो मेरा जो ना, मेरे से बेटर कॉपी बनाना शुरू कर दिया। तो क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एडवर्टाइजर क्यों जो है ना मेरा टाइम और मेरे को पैसा देगा, जब उसको सस्ते में एआई देने लगा है। सो वो भी है। सो यू डोंट नो कि एआई का कहाँ इम्पैक्ट पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। बट ये सारे करेक्शंस भी होंगे, अभी इसका करेक्शन का भी दौर, अभी तो नेसेंट स्टेज, अभी करेक्शन का भी दौर आएगा। सो अगर जिस फील्ड में भी आपको, आप बेटर है कि आप उसको पकड़ लो, सो दैट कि आप उसकी पूरी जर्नी समझ, देन यू विल बी एन एक्सपर्ट। अभी नोबडी कैन क्लेम दैट आई एम एन एक्सपर्ट, आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे अपने है कि कुछ चीजों में अभी इट्स अ ग्रोइंग, कल को ये बड़ा बन सकता है। ठीक है सर। So just to summarize this, you think if somebody wants a fast growth or a higher salary early, so एक जो big data management or data analysis could be something which could be a high paying quickly, and you can just foresee कि AI could also become something like this, and so people should know and understand what AI is. Perfect, sir. I think this makes absolutely sense. In fact, I know few people who are into data analysis, and there are many jobs, और ये हमें पहले से ही दिखना शुरू हो गया था कुछ साल पहले से ही, कि जब इतनी रिक्वायरमेंट थी तो कई कंपनी ने ये कोर्स भी लॉन्च शुरू किए थे बिग डेटा के, टैबलू, और देयर आर डिफरेंट अदर टूल्स आल्सो जिसके लिए बिग डेटा एनालिसिस करते हैं।
तो ये चीज और कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से कि टू इफ दे वांट टू गेट अ गुड सैलरी, हाई ग्रोथ, देयर इज अ वॉर फॉर गुड टैलेंट एज वेल. So to acquire the best talent, how you plan the compensation और कैसे आप वो सैलरी पैकेज डिसाइड करते हो? क्या सैलरी के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके यूज से आप एन एचआर और कंपनी कैन अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी जो जो क्वेश्चन है आपका, ऑनेस्टली कॉम्पनसेशन, सिर्फ कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चरिंग जो है अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसके साथ सबसे बड़ी चीज है कि आप उसमें ट्रस्ट होना चाहिए. अब व्हाई आई से ट्रस्ट इज दैट कि एक तो कि आज की तारीख में जो मेरा कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर है इज the candidate or the employee is sure that he will or she will get this much or more than this. वो एक जिस दिन वो ट्रस्ट आ जाता है ना, तो बंदा फिर उसके बाद वो इधर उधर देखता नहीं है. सो कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर का एक सबसे बेसिक चीज है कि आप कितना कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज कर रहे हो बंदे में. बिकॉज आज आफ्टर फॉर लास्ट 2-3 years दी कोविड और उसके पहले से, और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक टर्मोइल और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में ग्लोब के कहीं ना कहीं स्ट्रेस है जिसका बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है. नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट. वो इनको वो हम वापस हम अभी भी हम वो पुराने जमाने के बार्टर सिस्टम से बाहर नहीं आए हैं. अब ये थोड़ा मॉडिफाइड बार्टर सिस्टम है कि कहीं से आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट कोई ऐसा कंट्री मुझे नहीं लगता है, मेरे छोटे से दिमाग में इतना नहीं है कि विच हैज गॉट एवरीथिंग रेडी, किसी ना चीज पे डिपेंडेंट है. तो हम अभी भी वो बार्टर सिस्टम में हैं वो, बट डिफरेंट फॉर्म में आ गया बार्टर सिस्टम. सो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर बहुत रहता है उसका कि वो कॉस्ट भी है. ऑर्गेनाइजेशन पैसा देना चाहती है, बट वो पैसा उसको देना चाहती है जहां पे कि उसको दिखे कि मेरा मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट है. सो आपकी जो स्ट्रक्चर, जो कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर है, जितना ज्यादा वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होते जा रहा है. बहुत साल पहले, 10-15-20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद वेरिएबल का उतना नहीं था. अब वेरिएबल अब ज्यादा होते जा रहा है. नाउ द होल गेम इज अबाउट द variable, whether it is in the form of ESOP, whether it is in the form of bonuses, rewards and everything, it is that thing. So आपका वेरिएबल स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जो आपका रहेगा. हाउ कैन यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. सेकेंड, इसके फायदा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जो बंदा जो मीनिंगफुली प्रोडक्टिव है उसको मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, जो बशर्ते दूसरों से उसको मैं दे रहा हूँ. तो आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ द हेल्दी कॉम्पिटिशन ऑल्सो, एंड ऑल्सो मोटिवेटिंग दी दैट कि आप उस लीन में जाओ. नाउ मोटिवेट करने के लिए वो स्ट्रक्चर ऐसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि वो 10 से 12 का नहीं है, 10 से 20 या 10 से 30 का दिखे कि मेरे को 10 मिल रहा है तो उसको 30 मिल रहा है, वो वाला. तो आपको उसको अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, और अट्रैक्टिव इतना करना पड़ेगा कि आपका जो आपकी बैलेंस शीट पर वो दिखने नहीं लगे भारी. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि हमारा वेरिएबल कंपोनेंट इज वन ऑफ दी, हमारा जो बुके और वेरिएबल कंपोनेंट है शायद बहुत गिने चुनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबली होगा. हमारे पास सैलरी के अलावा हम करीब 6 से 7 तरह के बोनसेस देते हैं. अच्छा. और अक्रॉस दी बोर्ड, अक्रॉस दी डिपार्टमेंट. ओके. कुछ फंक्शंस में आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी में मिलता है, कुछ में कम फ्रीक्वेंसी में मिलता है, बट है. सो इस और ऑब्जेक्टिव से क्या हो रहा है कि इससे बंदे को आपको रिटेन करके रखते हो. रिटेन करने के लिए पहला कि आपका जो पे आउट ट्रस्ट कितना है. आपने दिखा दिया और स्टार मार्क कर दिया कि कंडीशंस अप्लाई, तो आप एक एम्प्लॉय को आप 6 महीने, साल, 1.5 साल रख सकते हो. दो वेरिएबल साइकिल के बाद उसका मन फट जाएगा, समझ में आ जाएगा उसको कि ये यहाँ पे स्टार है. बट अगर आपने उसका ट्रस्ट आपने बिल्ड कर दिया है, तो आप उसको आपने उसको रिटेन कर दिया है. और
थैंकफुली हमारा जो हमारी जो कॉम्पोजिशन फिलॉसफी है वो पहला ट्रस्ट पर है कि ट्रस्ट बिल्ड कर दो कि बंदे को इतना पैसा दिखे, मिलता जाए कि हाँ मिल रहा है, चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, उसको पता है कि मुझे इतना मिल रहा है, जो बोल रहे हैं उसके करीब मिल रहा है, सो ठीक है। दूसरा उसका आपको उसको इतना इंटरेस्टिंग करना है कि दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी सच दैट कि जब देर आर इंसान की फितरत होती है कि 2-3 महीने बाद उसका जो है उसका रिटेंशन का उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है, तब तक उसको फिर आपको कुछ दिखा देना है। सो हमारे कुछ बोनसेस हैं जो बहुत पीरियोडिक हैं, जो हम उसको कहते हैं, हम उसको प्रोजेक्ट बोनस प्रोजेक्ट के तौर पर देते हैं, उसको डिफरेंट असाइनमेंट्स के तौर पर देते हैं, विच पर्सन यू शुड मेक इट सो अट्रैक्टिव दैट कि आप उसको 2 महीने 3 महीने में एक बार उसको फिर कुछ दिख जाए। जब तक उसको समझ में आएगा तब उसको 2-3 महीने में फिर कुछ दिख जाएगा, तो बंदा वो बोलेगा मैं उसको लेकर के फिर छोड़ूंगा तब तो अपॉर्चुनिटी उस टाइम उसके लिए नहीं होगी, फिर वो उसके लिए फिर तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए रुक जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको कुछ ना कुछ आप देते रहो, बट देते रहो, सिर्फ एश्योरेंस नहीं, जो कमिट किए हो वो दो। तो ट्रस्ट बेस्ड कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर जैसा भी होगा वो सस्टेन करेगा और एम्प्लॉय को रिटेन करेगा। वंडरफुल सर, ग्रेट। So I think this was insightful for me as well कि ऐसे इंसेंटिव का प्लान बनाना चाहिए। ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो कि दे भी पाए उसमें फर्क भी रहे, ताकि वो इंस्पायर करे जो वैसे परफॉर्मर नहीं है, मे बी जो एवरेज परफॉर्मर है वो टॉप परफॉर्मर को देख के इंस्पायर भी हो, बट वो अमाउंट इतना भी ना हो कि बैलेंस शीट पे हिट करने लगे। एंड ऑब्वियसली बिल्डिंग ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज तो वो 1-2 क्वार्टर के बाद ही उसको समझ में आ जाएगा। और मार्केट में भी मुझे लगता है लोगों को पता रहता है और लोगों को चलता है, जब वो आज की डेट में जो स्टार कैंडिडेट है वो इतने स्मार्ट तो है कि ज्वाइन करने से पहले जैसे एम्प्लॉयर रेफ चेक करता है वो भी रेफ चेक करते हैं कि आई एम ज्वाइनिंग देयर, हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज द कल्चर, और जो बोलते हैं वो करते हैं। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड ऑन दैट कि मैंने जब हम रिक्रूट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आप पहले हमारी रेफ चेक कर लो क्योंकि बाद में आके मत बोलना है कि यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं मिली। सो हम जो रेफ चेक करते हैं तो जो कर लिया 4-5 बार 6 बार मिल लेते हैं मिड लेवल सिंगर, बट आप भी रेफ चेक कर लो सो दैट कि कोई डाउट एम्बिग्विटी नहीं रहे। No, that's the confidence, and I think that shows that what we say we do, and that's the reason you say it proudly and you say it confidently. You go and speak about if you know any of our employees, and they'll tell us what we have been doing it and what we have been giving. Sir, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ये जब आप बता रहे थे मुझे ध्यान आया, एक रिसेंटली मैंने सुना था ड्यूरिंग कोविड आईटी की और टेक में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो गया था टू मेक पीपल ज्वाइन एंड फाइंड द बेस्ट मैन पावर। तो देयर वर 2 स्टेटमेंट्स जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। एक तो जो क्रेड के फाउंडर हैं उन्होंने कहा था कि हमने ऑफर देते ही एप्पल के लैपटॉप भिजवा दिए थे लोगों के घर, एंड आई सॉ अश्नीर ग्रोवर सेइंग दिस कि हमने क्या किया था कि जो ज्वाइन करेगा उसको BMW की एक बाइक गिफ्ट करेंगे। So what you have to say regarding such practices, or how is it a good model of comp and ben, or does it work or not? जिन लोगों का आपने नाम लिया, they are highly respectable and they would have definitely thought about it, and or any model is very good, and definitely it's very good, and in fact what we follow is that, and is that we follow that ki implement the policy which is sustainable. It should not be a spike, क्योंकि आपने अगर मेरे को दे दिया, मेरे बाद अगर इन्होंने ज्वाइन किया और इनको वो नहीं मिला, तो वो एक इनकी वो एंट्री एक्सपेक्टेशन ही जो है ना वो आपने पहले से आपने डिससेटिस्फाई कर दिया है। सो यस देयर शुड बी नथिंग इज दैट कि जो कल हो रहा है वो आज वही चीज होगा, बट keep it that कि human as a being, भगवान ने एक जो है ना एक प्यार भी भेजा है तो एक्सपेक्टेशन भी डाल के भेज दी उसको, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना बहुत ज्यादा नहीं हो, डिफरेंस हो जाए, तो आप कंसिस्टेंट आप करो, बट दीज आर द गुड इनिशिएटिव्स, एंड if the organizations can sustain it, it is always very good. Great, sir.
थैंक यू सर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। यू आर एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, यू हैव आल्सो मेंशन दैट ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो थोड़ा यूनिक टर्म है, मे बी शायद बहुत सारे लोगों को पता ना हो, तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा, बट प्लीज शेयर विद अदर्स की व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज इनफैक्ट यूजफुल। ये एक न्यूरो लिंग्विस्टिक है एंड इट इज नॉन मेडिकल। मुझे भी अट्रैक्टिव, मैं भी, मेरे भी कुछ मेरे अच्छे कोलीग्स थे, सीनियर थे, मित्र थे, जिन लोगों ने उसमें गए थे। अ, हर की अपनी अपनी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होती है उसको सीखने की, करने की। मैंने इसको कमर्शियल तौर पे नहीं सीखा था, मैंने इसको कमर्शियल तौर पे नहीं इम्प्लीमेंट किया था। मुझे लगा था कि मेरे एक तो कि मेरे इससे आप अपनी दो चीज़ है, आप कोई किसी भी चीज़ का, आई वुड से दैट कि इसका टू टू लुक एट द थिंग्स डिफरेंटली एंड इन अ मोर पॉजिटिव एंड करेक्टिव वे। सो ये एक चीज जो है, इससे एक पॉजिटिव और करेक्टिव वे में से आप उसको देखते हो कि मतलब देयर इज अ वे टू लुक एट इट थिंग्स, और उसको करेक्शंस कर सकते हो उस अप्रोच से। आप पर्सनल लाइफ में भी आप उसको यूज करते हो, आप इसको प्रैक्टिस करते हो, आप अपने पीयर्स पे, अपने कुलीग्स पे कर सकते हैं करके, सो दैट की सो देयर आर डिफरेंट इंटरवेंशंस एंड इट्स अ वास्ट कोर्स एंड एवरी डिफरेंट आई वुड से दैट मैं इसको यूज करता हूँ मोस्टली अपने प्रोफेशनल वाले में, विदाउट इन दैट कि दैट प्रोफेशनली मीन्स नॉट एज अ प्रोफेशनल आई डोंट प्रैक्टिस इट, आई यूज इट फॉर माई डे टू डे जॉब। इज दैट if there is a to look at these solutions from a different perspective, and secondly to help the other side also look at the life and look at the individual as an individual from a different perspective. So solution हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर solution है, हर सबके अंदर problem है, तो solution भी है, बस उसको ढूंढना है। और there are lots and lots of the वे ऑफ इंटरवेंशंस हैं। जैसे अब सपोज आई एम वेरी नेगेटिव अगर हूं, मैं बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट पे हूं मैं करके, सो वन हैज टू लुक एट इट दैट कि ओके, जैसे आप कहते हैं हमारे उसमें है कि आप एक बंद कर लो, आंखें बंद करके आपने यू स्टार्ट लुकिंग एट वन थिंग, लाइक सपोज लाइक आपने इमेजिन करो, आप बहुत ही स्ट्रेसफुल, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है अपने ऊपर करके, तो देखोगे कि आप स्टार्ट इमेजिनिंग दैट कि आपने सामने में, आप 4-5 मिनट 6 मिनट बाद यू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट कि मेरे को इसका सोल्यूशन मिल रहा है, एंड इस सोल्यूशन मिल जाएगा, देन हाउ विल आई फील। नहीं, ये क्या आंख बंद आप करके बंद करके भी कर लो, बेटर। देखो आंख बंद इसलिए, मतलब मैं अगर कोशिश करता हूँ तो मैं आंख क्यों बंद कर देता हूँ, मेरे आसपास हैं लोग, तो वुड लाइक टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, मतलब टू डिस्ट्रैक्ट, तो बंद करके मैंने, अगर आपने कि 5-7 मिनट मैंने अगर अपने आप बंद कर लिया, और उसके बाद आपने ये सोचने लगा कि मेरा इस प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन है, एंड आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि सोल्यूशन है, एंड देन आई स्टार्ट, then there are different interventions of that. One of the intervention, if you do it, then you will reach to it. So it is an interesting way to stay calm, stay motivated, and I would say nice, I look at it that you come out with a solution. नाइस, इंटरेस्टिंग। पर बहुत सारी जगह पे ये चीज मैंने सुनी है, चाहे सीक्रेट बुक के बारे में अगर आपने अगर आप पढ़ी हो, और मैं पहले नहीं मानता था, बट थोड़ा तो मैंने इस चीज को फील किया है, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से देखा है ये तरीका कि जैसा आप चाहो वैसा होता है, और उस चीज में अगर विश्वास रखो, और इफ एवरीथिंग एज अ सोल्यूशन, तो जो आप बोल रहे हैं और जो बाकी सारी चीज जो बोल रहे हैं, वो बहुत सारी अलग तरीके से भी बहुत सारे अलग लोगों ने कही हुई है, पर वो बात एक ही है, एंड all those ways are to support somebody who is in
ट्रबल और कंफ्यूज्ड और इन प्रॉब्लम नॉट एबल टू फाइंड सोल्यूशन, कि उसको वो रास्ता दिखाए एंड विद दैट कॉन्फिडेंस द पर्सन कुड कम आउट ऑफ इट. एग्जैक्टली. सो यू वेरी राइटली सेड दैट कि बहुत डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं, डिफरेंट तरीके से लोग, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं करके मतलब इंडिया योगा करके भी बहुत लोगों को समझ मिलता है करके. सो मतलब मैंने जिन लोगों से सीखा था, जो मेरे कोच हैं दोनों, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड और extremely positive people. So which it, and I think they are the expert into it. मैं शायद 2% भी नहीं हूँ मैं. And so there is it is an interesting. I found it interesting, and there are people who are actually practicing it and they are doing it much better. तो इसलिए मैं इसको प्रोफेशनली नहीं करता हूँ. मैं बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई एम वर्किंग, सो आई प्रेफर दैट कि मैं इसको अपने डे टू डे में कहीं यूज कर सकूं. अगर कहीं नहीं तो अपने पर्सनल लाइफ में तो कर ही लूं. Sir, thank you so much for sharing your knowledge about NLP, and we are moving toward our next question, which will help candidate to clear an interview with you and other places also. What are the 3 qualities you look for while hiring a candidate? Different level of candidates will have different expectations, like entry level, mid level, or senior level. But one thing which is very important for all 3 level is that knowledge. How much you know about your subject or the position what you are applying for. Suppose you are going for a finance role or customer relationship role. So you should know that जो भी आप रोल जानते हो, आप उसको कितना जानते हो. So that is very important कि आप अपने सब्जेक्ट में कितने पारंगत हो, वो आपको जानना, आपका ऑथोरिटी होने. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है दैट कि आपकी एटीट्यूड मीन्स इट इज एटीट्यूड, अगेन इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव चीज. सो इज दैट कि आप कितने ऑनेस्ट हो, मतलब आपने कितना, आपको जो चीज नहीं पता है आप बता दो नहीं पता है. इंटरव्यूअर को भी अच्छी तरह पता है कि वो हर चीज 100% पता नहीं है. अगर वो 100% पता होता है तो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक पीक पर ही होती, तो 100% कहीं कोई चीज नहीं. बट ठीक है. सो नॉलेज के साथ कि जो चीज आपको नहीं पता है, यू नो कि आपको नहीं पता, क्या नहीं पता है, वो चीज आपको यू शुड नो दैट कि मुझे ये चीज पता है और ये चीज नहीं पता है. वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि मुझे ये चीज नहीं पता है. और उसका और एटीट्यूड इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको करेक्ट करने के लिए आप ओपन हो. सो यू आर नॉट क्लोज टू लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज दैट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आर यू एन इंडिविजुअल प्लेयर और ए टीम प्लेयर. ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली की तरह होती है, और रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज इज ए मैरिज. राइट कुंडली नहीं बैठी, सब गड़बड़ हो जाएगा. सो ये जो कुंडली, मैं बराबर बोलता हूँ रिक्रूटमेंट वालों को, तुम कुंडली मिलान कर रहे हो बॉस की. और कुंडली मिलान में सबसे पहले चीज क्या होता है कि कल्चर मैच करना चाहिए. तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन पीपल वी प्रेफर टू डू लॉट ऑफ फिल्टरेशन बिफोर टेकिंग, बिकॉज मुझे पता है कि हमारे कल्चर में वो बंदा चाहे एक बेहतरीन बंदा हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, मेरे कल्चर में वो फिट ही नहीं हो सकता है. सो उसका कल्चर तो खैर वो इंटरव्यू देखेगा, बट उसका नॉलेज और उसको ये भी पता होना चाहिए कि क्या उसको नहीं पता है. और थर्ड इज दैट लर्निंग is open to learn, should not be closed. That is very Perfect. important at any position. तो उसे अपना काम पता होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लगे कि उसको सब कुछ पता है. हाँ. पता भी होना चाहिए, बट ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को सब कुछ पता है. बिकॉज आई थिंक शायद किसी को भी सब कुछ कभी पता हो ही नहीं सकता. द वर्ल्ड एंड नॉलेज एंड सब्जेक्ट इज एवर इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग. एंड अगर सब कुछ पता होता तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसको सब कुछ पता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की जरूरत ही नहीं थी. वो तो खत्म, वो पिक पर आ गया. बिल्कुल बिल्कुल.
अच्छा सर, एक और चीज, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू नो एनी रेड फ्लैग दैट यू हैव नोटिस की, या आपके साथ कि अगर ये चीज अगर कोई कैंडिडेट करता है तो आप फिर आपके लिए वो रिजेक्ट है, शायद दूसरों के लिए वो छोटी चीज हो बट आपके लिए इट्स अ बिग रेड फ्लैग। टीम प्लेयर, आई और वी के इंटरव्यू में वी कितना यूज हो रहा है। विच ऑलवेज से दैट कि माय टीम हैज डन इट, कोई एक बंदा कर ही नहीं सकता कुछ भी। बिल्कुल। इट्स आई और वी बहुत मैटर करता है। जहां वी वाला बंदा है ना, वो आपके क्या है, वो मैनेजर के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी जेलिंग अराउंड बहुत इजी पड़ेगी। अदरवाइज आई वाला बंदा मैनेजर के लिए भी पेन बन जाएगा, चाहे वो परफॉर्मर सुपर परफॉर्मर हो, फिर आपका सारा फोकस उसमें चला जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट टू ग्रो, तब इट इज को एग्जिस्टेंस। एब्सोल्युटली एवरी ब्रीड ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग हैज टू सर्वाइव देयर। करेक्ट। तो एब्सोल्युटली। मेरे लिए पर्सनली, मुझे जो आई वाला जो इंटरव्यू में थोड़ा मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है उसको एक्सप्लोर करने में। मतलब इफ यू कैन डू सो मच, देन डू आई रियली नीड दैट द होल टीम The ओवर whole- देयर? मैं आप ही को रख लेता हूँ, मैं सब कुछ आप पे ही आप सब कर दोगे। ग्रेट ग्रेट, मेक सेंस, एब्सोल्युटली एग्री। तो जो अगला सवाल है, इसका हमने अभी पिछले डिस्कशन में इसके बारे में बात की थी कि AI is here and it's gonna impact, you know, various industries, और लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्री में किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। जैसे कि आपने बताया कि मॉडलिंग में मॉडल बोल रहे हैं कि असाइनमेंट्स कम हो गए। HR में आपको क्या लगता है कि हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट? इफ आई एम अलाउड, मैं इसको एड्रेस करने के पहले थोड़ा दूसरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इज दैट, जैसे जैसे पहले ऑटोमेशन हुआ तो लोगों ने Correct. बोला कि ऑटोमेशन होगी तो जॉब्स चली जाएगी। बट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज एक इनेबलर है, वो अपॉर्चुनिटी देती है। अब जैसे पहले अगर आप देखेंगे मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स हाथ नब्ज देख करके बताते थे कि बीमारी क्या है। उसके बाद एक्सरे और इको, ईजी, ये सारी सब आगे चीजें। आगे सारी टेक्नोलॉजी आ गई। डॉक्टर्स के नंबर्स भी बढ़े, बट उसकी अपॉर्चुनिटी क्या बढ़ी कि पैरामेडिक्स के भी नंबर बढ़े। सो टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स इवॉल्व कर दिए। एब्सोल्युटली। सो एआई आपका एक चीज जो है ना, कुछ रूटीन चीजें आपकी जो है ना हटाएगा, बट डिफरेंट रोल्स इवॉल्व करेगा। सो कोई भी टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकती है, उसका उसका काम करने का तरीका चेंज कर सकती है। बिल्कुल। सो मैं वो एग्जांपल इसलिए देता हूँ, ये हॉस्पिटल वाला नर्स वाला, बिकॉज आप इतने सारे पैरामेडिक्स आ गए। पहले पैरामेडिक्स नहीं होते थे, कंपाउंडर एक डॉक्टर होते थे, बैग लेके चलते थे। करेक्ट। अब सारे कुछ चीज हो गए। तो एआई से इम्पैक्ट पड़ेगा कि कुछ जो आपके जो जॉब्स हैं, जो एआई में जहाँ पे कि आपके रूटीन वाले जो कुछ चीजें हैं आ जाएंगी। बट एक तो एआई टू ड्राइव एआई ऑल्सो इज न्यू स्किल सेट। लाइक जैसे पहले पेरोल, जैसे आप यू आर ए सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप लोग ऐसे लोग को हायर करते हो जो पहले कभी नहीं पूछा जाता था कि जो टेक्नोलॉजी, जो एचआर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जो हो, जिसने सैप पे काम किया हुआ, पीपल सॉफ्ट पे काम किया हुआ एक्सपर्ट, जिसको पीपल जो टेक्नोलॉजी आती है, वो रोल कहाँ था? जब आप लोग की टेक्नोलॉजी आई है तो फिर उनकी भी जरूरत पड़ी है। तो नए रोल्स आएंगे एचआर में, रोल्स हटेंगे। जैसे अब एचआर में नहीं, स्कूल्स में भी बच्चे अब जो है ना स्कूल में एआई से कर ले रहे हैं, कॉपी कर लेंगे। बट टू डेवलप दोस किड्स कि भाई आप जो है ना, अब ये अगर सब कुछ अगर एआई से कर लेगा तो क्या टीचर्स हट जाएंगे? देयर हैज टू बी न्यू वे सम। सो एआई में फिर मुझे लगता है इट्स स्टिल इट्स अ नेसेंट स्टेज पर है। इसका इम्पैक्ट अभी डायरेक्ट जो पड़ रहा है, शायद हम उसको देख के पैनिक हो जा रहे हैं, बट अभी इसको परिपक्व होने दिया जाए और इसके कारण बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, रूटीन चली जाएगी और स्पेशलाइज की तरफ बढ़ जाएगा इंसान। So our next question is, what is your favorite function in HR? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। मेरी फेवरेट है एंगेजमेंट एंड कोचिंग।
एंगेजमेंट। कल्चरल कोचिंग, बिकॉज उस क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट जो ज्योग्राफी की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के कारण, या whether it was Russian, whether it is Thailand, whether it is Israeli, whether it is Chinese, एक चीज समझ में आ गया था कि हर मैनेजमेंट और जो लीडरशिप टीम जो सीनियर होते हैं, they also need some kind of different hand holding. So every person is keen, is उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है? टू बी अ परफॉर्मर एंड टू एक्सेल. So they need some kind of input. They don't need coaches. They need inputs, enablers who can help them, give them, share their ideas. कि ठीक है ऐसे करना चाहिए. So and every leader wants to be a great people leader without impacting their business. क्योंकि उसको ये पता है कि वो चैरिटी नहीं ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है. So वहां पे to become a HR enabler to their leaders, ये मेरा फेवरेट है. बिकॉज स्पेशली जब आपके पास जो है ना, जब ऐसे टाइम में जब कभी आपके लीडर्स जल्दी चेंज हो जाते हैं या आपके लीडर्स नए आते हैं, सो दे वुड लाइक टू नो, वो जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं ड्राइव कैसे करूं. बिल्कुल. सो वो मेरा है फेवरेट. और दूसरा कॉम्पनसेशन, डिजाइनिंग कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर, बिकॉज कोई भी एक स्ट्रक्चर की एक शेल्फ लाइफ है और वैसे ही एंगेजमेंट की एक शेल्फ लाइफ है. कोई भी एक चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ है. सो आपका कॉम्पनसेशन का भी एक शेल्फ लाइफ है विच यू हैव टू कीप इवॉल्विंग. आपको इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक एक्साइटमेंट और एक मोटिवेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं. हर एक एम्प्लॉय को रिटेन रहने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है. एक कल्चर, एनवायरमेंट, राइट कोलीग्स, राइट पीयर्स, राइट लीडर्स, राइट मैनेजर्स और राइट कॉम्पनसेशन. सबके इक्वल वेटेज है, कोई एक से नहीं चलेगा. सो अगर सिर्फ सॉफ्ट चीजों से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, उसमें फैक्ट इज दैट कि कॉम्पनसेशन की इंपॉर्टेंस है. सो आपको उसको इंटरेस्टिंग रखना पड़ेगा, दोनों के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए. यू हैव टू कीप वर्किंग. और कॉम्पनसेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आप क्या होता है कि अब आप चीजें, अब जैसे आप इंसेंटिव प्लान करते हो, कॉम्पनसेशन एक सिर्फ एचआर का रोल नहीं है. एचआर का ये भी रोल है कि हाउ टू कोच द मैनेजर्स टू बिहेव लाइक मैनेजर्स. आज की तारीख में हम इस रेस में इतने टैलेंटेड लोग हैं, यंग लोग हैं, कि वो लोग जल्दी उनको ग्रोथ चाहिए होता है, बट तुरंत वो आई से उनको वी वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक दो ग्रोथ के बाद जाके वो गिरने लगते हैं. क्यों? क्योंकि कोई उनको हैंड होल्ड नहीं करता है. सो यंग मैनेजर बनना बहुत आसान है, सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. करेक्ट. सो वो उसमें अपने आप को देखने लगते हैं अपनी टीम में, यार तुम संजीव नहीं बन रहे हो, नहीं बन सकता वो. तो आपको उसको साथ में, उसको ड्राइव करने के साथ साथ उसको ऐसा इंटरेस्टिंग कॉम्पनसेशन इंसेंटिव भी डिवाइस करना पड़ेगा दैट कि वो टीम को मोटिवेट कर सके. Great, sir. Lovely to know about your, favorite functions. I think those two are very important. Be it, engaging after hiring the right talent, and also the designing the compensation. क्योंकि ये दोनों ever evolving चीज है. You cannot have, और जो आप जिक्र कर रहे थे, आप क्या बताया था आपने? स्टेपाथॉन. वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग था. Would you like to share a bit about that? So wellness, especially mental wellness and health, has been मेरा शुरू से बहुत फेवरेट रहा है. फॉर्चुनेट, जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैं 5 साल अपने ब्रदर के साथ था. वो साइकियाट्रिस्ट एंड एम्स में इज अ प्रोफेसर. तो उसके साथ में 5 साल रहा. तो मेरे सारे दोस्त लोग थे वो साइकियाट्री के ही थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे. तो मेरे को मेंटल वेलनेस जो है का, आपके साथ वाले होते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो. सो हेल्थ और मेंटल वेलनेस के लिए हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो स्टेपाथॉन इज समथिंग जो हमने अपने इंश्योरेंस वाले जो पंप के साथ हमने स्टार्ट किया है. उसमें लोगों को कि एक टारगेट है कि आपको इतने 15 दिन तक आपको
ऑब्जेक्टिव क्या है कि पीपल शुड बी एंगेज्ड, थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे कि इसमें, दूसरा कि अपने हेल्थ पर भी ध्यान देंगे, तीसरा कि इसमें 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है जो एक्चुअली जनरली वो हेल्थ कॉन्शियस आदमी है, जैसे आप बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं, चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। और एक होता है जो चाहता भी नहीं, करना भी नहीं चाहता है लेकिन वो सबको आपको एंगेज करना है। सो इससे मेरे जो वो 20% लोग जो जो एक्चुअली करते हैं, अब वो 20 का मेरा टारगेट 60 का हो जाएगा, क्योंकि वो एक अवेयरनेस आ जाएगी। अब जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उसमें से 100% लोग हेल्थ के लिए जो है ना, हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे, बट इतना अवेयरनेस आ जाएगा कि हाँ दे विल, वो अब नेग्लेक्ट करना छोड़ देंगे। सो एक लेवल ऑफ एंगेजमेंट आपका बढ़ा सकता है कि आपने वो बिल्कुल छोड़े हुए थे, वो लेवल ऑफ जो उनका जो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, अब वो थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे, अवेयर रहेंगे, वॉकिंग पे ध्यान देंगे। तो हमने एक स्टेपाथॉन शुरू किया हुआ है और लोग उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने अपने टाइम पे दे रहे हैं। और मैं उसको दूसरे एंगल से ये देख रहा हूं मैं कि लोग कम से कम ये 15 दिन पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, आइदर वो शॉर्टकट्स के लिए या जेन्युइन के लिए। बट उसमें भी शॉर्टकट भी अगर मार रहे हैं तो उसमें इनोवेटिव आइडियाज लगाने हैं। अभी वो ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिविटी आ गई। तो हर एंगेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ रहे। तो 15 दिन के जिनको नहीं भी करना है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको पता है कि जो जेन्युइन लोगों से कैसे बीट करें। तो चाहे कोई खुराफाती आइडिया सोचेंगे, बट सोचेंगे बिल्कुल। तो एक एंगेजमेंट, एक डिफरेंट वाइब्स आ गई है। एक बात करने का पॉइंट भी मिल जाता है ग्रुप में, और थोड़ा सा आपने जो गेमिफाई कर दिया है पूरे उसको, उसकी वजह से और एंगेजमेंट बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और डैशबोर्ड में जब वो दिखता है ना कि वो जब 7 नंबर वाला 23 पे चला जाता है, हाँ। तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आके बताएगा सर वो 7 पे जो बाकी लोग जो ऊपर वाले हैं उसमें से ये यहाँ पे चीटिंग हो रही है। तो चीटिंग हो रही तो रोक नहीं सकते हैं, तुम ही अपने स्टेप्स बढ़ा लो। और एक सबसे अच्छी चीज हो गई है, और जो मैंने नोटिस किया है कि अब लोग अपने टेबल पर से ईमेल कम हो गया है, जा करके लोग बैठ करके बात जा रहे हैं कि मुझे अगर आपके पास जाना है तो मैं ईमेल से या व्हाट्सएप करके भी बात कर सकता हूं। मैं उठ के जाऊंगा आपके पास, क्यों, मेरे भी 25 स्टेप और हो जाएंगे। सो वो एक चीज हो गया है कि वो जो है ना, वो बात बढ़ रही है, बात अब लोग कर रहे हैं, इसी बहाने कनेक्ट बढ़ गया, कनेक्ट बढ़ गया है। ग्रेट। ईमेल्स कम हो गए, उससे जिससे मेलजोल कम होता है ईमेल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप घर में मैंने देखा है कि कौन इस कमरे से वहां तक जाए और व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें, कॉल कर दें, और ऐसा ऐसा होता है। और ऑफिस में तो सच में यहाँ से सामने वाले को बैठ के ईमेल कर रहे होते हैं। एंड दिस लुक्स लाइक अ वेरी नाइस आइडिया। बट ये मेरा आइडिया नहीं था। अच्छा। ये मेरी टीम ने, वो जो हमारे जो बाकी वेंडर्स के साथ मिल करके ये तैयार किया था। और मैं बस मेरा एक ही चीज, मेरा इन्वॉल्वमेंट था कि मैंने बोला कि ठीक है, मस्ती करा दो सबकी, जो कराने करा दो। मेरा इन्वॉल्वमेंट ये था कि मैं उसमें वो मैं विलन नहीं बना था। मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, मैं विलन नहीं बना। Beautiful. So I think this idea like this would help, and others can also get something a similar idea. और इसमें मुझे लग रहा है कि it is win-win for all the parties involved. And what message would you like to give to somebody who wants to make their career in HR? अब HR is not only a subject. ये one is that कि you should be people sensitive. दूसरा, please know the business, get into the business first, understand the business. अगर आप अपने बिजनेस को, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो HR में, तो अपने बिजनेस को एंड टू एंड समझो, तभी आप राइट पॉलिसी, राइट प्रोसेस बना सकते हो। अगर आपने नब्ज नहीं समझा, अगर आप सपोज आप एक टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक आइडिया है, और आपने अगर अपने FMCG ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हो, वहां की पॉलिसी वहां नहीं सक्सेसफुल होगी। सो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। और थर्ड इज दैट कि बी इन द फील्ड। अगर आप HR में, अगर आप फ्रेशर हैं, तो शुरू में कुछ महीने आप फील्ड पे जाके काम करो। ये मत बोलो कि मैं सेल्स में, मार्केटिंग में, कस्टमर सर्विस में क्यों काम करूंगा। आप नहीं काम करोगे तो आप समझोगे नहीं। जब तक समझोगे नहीं तो उसके प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करोगे। सो आपको जानना होगा। और थर्ड इज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग,
स्टार्ट लविंग डेटा। अगर आपने डेटा को प्यार नहीं किया तो आप कभी भी कोई भी चीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेटा ही एक True. ऐसी चीज है जो अनबायस्ड है। True. तब आप जो है ना किसी भी मैनेजर को आप या एचओडीज को या लीडरशिप को आप ये बोल सकते हो कि उनकी इवैल्यूएशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस मैटर करता है उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम पे कितना डिपेंडेबल, कितना ट्रस्टवर्दी है। अगर लोग उस पर विश्वास करते हैं तो बंदा अपने आप रिटेन होगा, बिकॉज पीपल कैन पीपल विल think twice to work with a manager who is not trustworthy, but people will love to work with a manager who might be very rude but is fair. So fairness तभी आती है जब आपके पास डेटा ही एक चीज हो जो प्रूव कर सकता है कि आपने मेरे को कम क्यों दिया, उसको ज्यादा क्यों दिया। आप वो प्रूव कर दोगे तो मैं चिढ़ूंगा, बट मैं डिसकंटेंट और डिसएंगेज नहीं। So start liking the data so that you can use the data for educating people. Absolutely, sir. And that's why we always tell small business owners कि you should also start using this system of KRA and KPI to review your people, and then साल के अंत में उनको पता होना चाहिए कि ये हमारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया थे, ये हमने अचीव किया, एंड वी शुड गेट दिस, रादर देन किसी को आप अपनी गट फीलिंग से या फिर आपने बोला अनफेयर होके किसी फेवरेट को ज्यादा दिया और वो काम कर रहा है और सामने वाले को लग रहा है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, पर क्योंकि कोई डेटा मेंटेन नहीं हो रहा है तो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि उसका काम अच्छा था कि खराब था। तो एमएनसी तो आई एम वेरी श्योर एवरीबडी मस्ट बी यूजिंग इट। तो थ्रू ट्रू एचआरएस वी आर जस्ट ट्राइंग टू ऑटोमेट दिस कि डेटा मिल सके, डैशबोर्ड मिल सके, KRA KPI ऑटोमेट हो सके, एंड एवरीबडी शुड बी नोइंग कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, और उसको उस चीज को वैलिडेट करने के लिए डेटा उसके पास सामने। बिल्कुल सही है। इफ आई कैन ऐड ऑन टू व्हाट यू राइटली सेड, इज बहुत बहुत बेहतरीन आपने तरीके से करता है। इनफैक्ट आई थिंक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप है, जो कोवर्किंग स्पेस से भी शुरू हो रही है छोटी वाली, आई थिंक आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट कि मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप जो है ना अपने जो टॉप 5 जो लोग एम्प्लॉय ले रहे हो, एचआर वाला ले लो, और एचआर को जितना जल्दी ऑटोमेट कराओगे उतना फायदा होगा। क्योंकि जहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नंबर्स बढ़ गए और आपकी फायदा क्या होगा कि आपके पास एक तो कि आपके पास फेयर डेटा रहा, फेयर मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, फेयर आपकी केपीआईज हो जाएंगी और आपकी राइट रिक्रूटमेंट होगी, उतना ज्यादा आपका प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दूसरा, लेट द बिजनेस हेड्स एक्सेप्ट इट दैट लेट एचआर रन द बिजनेस द वे दे वांट टू रन द बिजनेस। आप एचआर मत चलाओ। हर आदमी एक सबसे बड़ी जो गलती करता है, हर आदमी सोचता है कि एचआर, तो हर आदमी सोचता है कि मैं एचआर जो है चला लूंगा, बिल्कुल, और वो दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति है। तो जो आपका जो ट्रू सीवी वाला जो मैंने देखा था, मुझे वो एक सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि उसमें 3 चीजें आपने उसको लिंक्डइन प्रोफाइल में रखा होता, आपने उसको सीवी बनाना और उसको इंटरव्यू क्रैक करना। आई थिंक आई थिंक इसको यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे ले जाना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है और वही करेक्शन की जरूरत होती है। एकेडमिक्स में जितने बच्चे निकल रहे हैं, प्रोबेबली उसमें से बहुत अच्छे लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इफ दे आर एबल टू रेप्लिकेट और शोकेस व्हाट एग्जैक्टली हु दे आर। और वो सिर्फ वो एक पन्ने का जो है सीवी, उनकी पहली कुंडली है जो बताता है कि हाँ ये ठीक है, देखने लायक है, और उनकी प्रिपरेशन। फिर मैं बोलूँगा वो हालांकि बहुत सारी कॉलेजेस करते हैं, बट फिर भी जो फैकल्टीज के अपने स्किल सेट हैं, दे आर ग्रेट, दे आर एक्सेलेंट, सुपर टीचर्स, फैकल्टीज, बिल्कुल। बट कुछ चीजें हैं ना जो दे विच कैन बी, इफ they want, they can outsource it to the people who are into this. Correct. Like interviewing, how to crack the interviews, how to prepare the CVs. ये these kind of associations at the college level भी अगर होगा ना, तो हम बहुत बार देखते हैं ना कि जैसे कि कॉलेज की प्लेसमेंट नहीं हुई है, नहीं, probably they will be able to address it to some extent. Absolutely. So आप you know your business better,
आप मतलब वहाँ भी वो भी एक अच्छी वो जरूरत है वो जगह की। नहीं नहीं बिल्कुल, हम लोगों ने भी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में सेशन किया था और लिंगियाज में भी किया है, एंड वी आर इन टॉक विद फ्यू अदर कॉलेजेस ऑल्सो। मुझे लगता है कि ये जॉब रेडीनेस प्रोग्राम हम इसको करते हैं। वी टॉक अबाउट 5 सेशन। पहला है रेज्यूमे राइटिंग एंड हाउ टू सर्च जॉब ऑन जॉब पोर्टल्स। तीसरा है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मेकओवर, हाउ टू रीच आउट टू हायरिंग मैनेजर्स इन एचआर ऑन लिंक्डइन, एंड फिफ्थ इज आंसरिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये 5 उसमें हमने रखा है, और मुझे लगता है कि वाकई में जो भी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर कुछ चीजें समझा दी जाए उस दौरान ही, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा परसेंटेज इन ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इंक्रीज हो जाएगा कि भाई फॉर्मल्स में जाना, ऐसे करना, ऐसे बैठना, बॉडी पोस्चर ऐसे करना। और जस्ट टू ऐड, जो हमने पहले बात भी कर रहे थे कि अभी जो हमारे पास जो ट्रू सीवी के लिए somebody who is, it's not only about somebody who is only freshers के लिए तो हम ये प्रोग्राम कर ही रहे हैं, but somebody who is stuck at maybe जनरल मैनेजर और वो हेड एचआर नहीं बन पा रहा है, या फिर somebody who is stuck at मैनेजर, वो सीनियर मैनेजर नहीं बन पा रहा है, somebody who is stuck at an executive, वो असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर नहीं बन पा रहा है, या somebody who is looking for a job लेकिन खुद के अंदर ही वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ही नहीं ढूंढ पा रहा है। मतलब अगर कोचेस की जरूरत नहीं होती तो बड़ी बड़ी $1 बिलियन की कंपनीज, ये केपीएमजी और इनसे दूसरे कंसल्टेंट्स को क्यों हायर करते? टू एक आउटसाइड व्यू हो, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। और हम कोचेस की एक्चुअली बहुत, मुझे लगता है कि वैल्यू करते हैं, बड़े से बड़े खिलाड़ी भी कोचेस को करते हैं। तो अगर जॉब सीकिंग के दौरान में आज की डेट में जैसे ये रूरल एरियाज में अनअवेयरनेस है और अर्बन एरिया में लोनलीनेस है, उसके लिए हम रेज्यूमे राइटिंग उसके साथ एक कोच असाइन करते हैं कि जब तक उसको नई जॉब नहीं मिल जाती है, इफ दैट पर्सन हैज टू आस्क एनीथिंग, there would be an experienced HR or maybe there is an experienced coach who would be able to help him or her during that journey. बिल्कुल सही है। So this is what we are trying. So second last question पे चलते हैं सर अपने। So second last question is this कि जैसे कि आप बता रहे थे about freshers, if you go for campus or if there are people just graduating this year and looking out for job, what tip you would like to give to them, or what message you would like to give to them, what they should think and feel and kiss to crack, to appear for the campus interviews, to make their career, or maybe something like you find it missing in today's generation. So इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेम कि इन 25 साल की जर्नी में जब आप तब इंटरव्यू कर रहे थे और आज इंटरव्यू करते हो, तो यू फाइंड देयर इज दिस गैप विच कैन बी फिल्ड। अगर ये कर लेते और ये विचार रखते और ये सोच रखते, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि बहुत आगे जाते। तो वो एक मैसेज आप उनको कि आज की डेट में वो क्या चीज मिसिंग है, या फिर मिसिंग नहीं है तो एटलीस्ट उस चीज पे ध्यान देना। जैसे कि हमने बताया कि इफ यू वांट टू एक्वायर स्किल एंड इफ यू हैव चॉइस, जैसे मुझे लगता है कि कोई मुझसे पूछता है कि कुछ ऐसा कोर्स या मैंने नहीं किया बट क्या कुछ छोटा मोटा क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग भी कर लो तो आजकल हर छोटे से बड़े लेवल पे सबको जरूरत है, सो दैट वुड बी डिजिटल मार्केटिंग टू गेट अ वेरी क्विक स्किल, स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स करियर, इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज टू फ्रेशर्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर करियर, व्हाट वुड यू से? सो वन, आई थिंक दैट वन इज दैट कि उनको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि टू एक्वायर नॉलेज, दिस शुड बी लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर। जो कुछ भी है एब्सॉर्ब कर लो, बाद में फिल्टर करना कि ये मेरे टेस्ट का नहीं है। जो आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा होता है, ये मेरा नहीं है, मेरे इंडस्ट्री। बस अभी तो तुम 22, 24, 25 साल के हो, 50 साल और जीना है। दुनिया कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता नहीं। यहाँ से रॉकेट अभी ऊपर जा रहा, हो सकता है ऊपर से रॉकेट नीचे आने लगे 50 साल बाद, इसने देखा। सो डोंट प्रेडिक्ट। सो वन इज दैट एब्सॉर्ब एवरीथिंग अबाउट इट। वंडरफुल। सेकंड इज दैट से मैं बोलता हूँ मुझे कि मैं बिहार से हूँ, मैं हमारे यहाँ पे वहाँ पे लोग सिविल सर्विसेज की बहुत तैयारी करते थे, और मैं आज भी बोलता हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी किया हुआ बंदा हो, जो सिविल सर्विसेज निकाल देता बंदा, वो उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है। वो साइड में कैसे पढ़ते हैं कि वो उस समय वो
प्रतियोगिता दर्पण और दूसरे फिर बाद में मैगजीन्स और न्यूज़पेपर पढ़ के साइड में नॉलेज। आज का नया वो साइड नॉलेज क्या है कि आप अपने एक्स्ट्रा कुछ परसेंट अपने रूटीन में डाल दो कि मैं 15 मिनट रोज कोई एक सब्जेक्ट से हटके पढ़ूंगा, कोई एक सब्जेक्ट से हटके पढ़ूंगा और पढ़ूंगा। यूट्यूब नहीं देखो, पढ़ूंगा। या यूट्यूब में भी है तो सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मतलब यूट्यूब में फिल्में नहीं देखूंगा या वो नहीं देखूंगा। यूट्यूब में जो मीनिंगफुल चीजें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीनिंगफुल चीजें होती हैं, वो पढ़ूंगा। और दूसरा कि जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उस इंडस्ट्री की सारे जो नॉलेज है, सारी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा ले लो, बिकॉज नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई बीट नहीं कर सकता है। तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कम से कम जो है ना कुछ परसेंटेज आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के अलावा लो, और और अपने सब्जेक्ट में बुरी तरह जो है जितना ज़्यादा ले सकते हो ले लो, पढ़ लो, और ब्लॉटिंग पेपर की तरह बिहेव करो। और अगर आप शुरू के 2-3 साल वाले हैं तो घर और वीकेंड इस पर पहला 2 साल कम कर दो कि घर मुझे टाइम पे जाना है और वीकेंड्स मुझे जो है ना एंजॉय करना है। अगर आप ये 2 चीज अगर आप कर लोगे तो क्या होगा कि यू विल हैव एन एज, क्योंकि वो जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये इन्वेस्टमेंट आपको आगे में रिटर्न देगी। तो आपको अपने जैसे लायक लोगों की रेस में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा यही है कि नॉलेज कहीं से भी लो। एंड थर्ड थिंग इज दैट आइडेंटिफाई अ मेंटर who can coach you personally, professionally both, और आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो। ये नहीं कि आपने बना दिया जिनको आप पसंद करते हो, नहीं, जिसको आप रेस्पेक्ट करते हो और जो आप जानते हो कि हाँ आप उसकी बात सुनोगे। पसंद करना तो आप किसी को आप पसंद कर रहे हो उसकी बात नहीं सुनोगे, जरूरी नहीं है। तो इसलिए एक मेंटर जरूर बना लो, बिकॉज वो आपको एक जो आपने बोला ना कोच, जो भारत में शुरू से गुरु तो रहेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु तो रहेंगे। तो गुरु का जो नया फॉर्म है, दे आर द कोचेस, मेंटर्स। तो आपको गुरुओं से दूर मत हो, ये मेंटर आपको एक ऊपर से एक टॉप अप ही दे रहे हैं, आपके केक पे एक चेरी डाल रहे हैं। सो यू शुड हैव अ मेंटर। एब्सोल्युटली सर, आपकी हैंड होल्डिंग हो जाएगी। तो जैसा आप बोल रहे थे कि अगर टाइम निकाल के कुछ देर YouTube पे, अगर ये जो पॉडकास्ट, ये जो बातें हम कर रहे हैं, जो आपसे जानने को हमें मिल रहा है, मतलब मेरे लिए ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने रूना मैम आई थी, उनके साथ वी वर टॉकिंग ऑन डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और वेलबींग, इसके बारे में। तो मुझे ऑलवेज आई फील दैट आई विल बी वर्क इन प्रोग्रेस एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर आई विल बी। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टा से मुझे इतनी सारी चीजें सीखने को, लोग बोलते हैं कि अगर मैं 5-10 मिनट, बहुत सारे ऐसे साइंस हुए, और जब आपको लगता है कि जब ये 4 लोग 5 लोग जो हम लोग लेवरेज वाली जब बात कर रहे थे, तो बहुत सारी साइंस को मैंने ऑनलाइन ही देखा और समझा। एंड फिर जब आपको 5 सक्सेसफुल लोगों से वो बात सुनने को मिलती है, देन यू ऑल्सो बिलीव कि दिस इज राइट एंड साइंस, इट हैज बीन प्रूव्ड, कुछ साइंस है इसके पीछे एंड आई शुड वर्क ऑन। और दूसरी चीज जो आपने बोली, आई रियली बिलीव कि टू वर्क, शुरुआती दौर में जाता कि एक कहीं पे लिखा हुआ था, कहीं से मतलब मैंने पढ़ा था कि यूज योर वीकेंड नॉट टू escape from your current life but to build the life you want. जिसने भी बोला तो बहुत अच्छा मुझे याद नहीं किसका कोट है, बट ये बहुत सही लिखा था कि डोंट use your weekend to escape the life you have rather than you can use it to build the life you want. So इनफैक्ट मैंने आपने जैसे बोला यूट्यूब में, अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी पेंटिंग वालों से मिलना था। अच्छा, मैंने पेंटिंग के कुछ एक जो है के सेशंस मैंने यूट्यूब से देखा 10-5 दिन देखा। पहला 2 दिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बट उसके बाद जो समझ में आया तो मुझे बेसिक इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया कि पेंटिंग कितने तरह से होते हैं। जो कंपनी पेंटिंग होती थी ब्रिटिश टाइम में, जो कहाँ पे होती थी, कहाँ से होती थी, और मुगल पेंटिंग क्या होती है, एलोरा पेंटिंग क्या होती है, तो थोड़ा थोड़ा आर्किटेक्चर को मैंने समझा। तो फिर मैं जब उस एग्जीबिशन में गया तो
तो आई कुड रिलेट इट बेटर, अदरवाइज मैं बिल्कुल ही ब्लैंक था। सो Absolutely. वेरी राइटली दैट कि आपके पास टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे आपको दे दिया है, Yes. उसको राइट यूटिलाइज करो, राइट चीज पिक कर लो यूट्यूब से और आपके डिजिटल में से राइट चीज यूज Right करो, चीज। और उसके बाद उसको यूटिलाइज करो। रेस में आगे बढ़ना है, कुछ तो खोना पड़ेगा। Absolutely sir. So sir, we would अब बातें तो बहुत लंबी कंटिन्यूसली चलती रह सकती हैं, but we would like to end this amazing conversation with your message to people who would like to work with you and would like to apply with ZTE. What is your message to them and what can they expect from ZTE in terms of opportunities and career? So we are a B2B now getting into a semi B2C with new product lines. हम एक टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है और करीब हम 100+ कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, करीब 65,000+ एम्प्लॉयज़ हैं, $17 बिलियन की के करीब की ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंट कल्चर से है। हमारे हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होता है, सेल्स होती है, सर्विसेज होते हैं, और फंक्शंस लाइक एचआर, आपके पास फाइनेंस है, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन विच इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ देयर, जिस पर पूरी दुनिया जिस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो है। तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बट एक चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा ढूंढते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो बंदा ये सोच कर आए कि मैं यहाँ लॉन्ग टर्म खेलूंगा, और दूसरा कि हम इंटेंट पे ज़्यादा देखते हैं, लाइक डोंट गेट इनटू दैट कि अगर आपका इंटेंट सही है तो आप एक्सपेरिमेंट जितनी कर सकते हो कर लो, बट इंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो मिस्टेक्स अगर होगा तो वो करेक्ट भी हो जाता है, सो इंटेंट ऑफ दैट। तो बट मोस्ट सो दैट इज, हम एटीट्यूड पे ज्यादा जाते हैं, और स्किल्स तो जब कोई अगर एक्सपीरियंस बंदा अगर है तो नेचुरली सीखा हुआ है तो वो जेल कर जाएगा, बट शुड बी रेडी टू वर्क एज ए टीम प्लेयर। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आपकी एग्जिस्टेंस, आपके अगर आप हेड पे हैं तो आपकी टीम के भरोसे आपकी एग्जिस्टेंस है, अगर आप टीम प्लेयर हैं तो आपके कुलीग्स के भरोसे आप हैं। सो आपको टीम प्लेइंग एटीट्यूड होना चाहिए, और और डिफरेंट कल्चर को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट कल्चर को रिस्पेक्ट करो, बिकॉज हर कल्चर की एक स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है। सो हम स्किल्स को भी फोकस देते हैं, और साथ में, और थर्डली हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा देते हैं, जो विच इज़ दैट कंप्लायंस, एक्सट्रीमली कंप्लायंस कॉन्शियस, कि मत करो बेटर है इंस्टेड ऑफ गलत करो। सो दैट इज इट। सो इट इज़ मैं यहाँ करीब 9.5 साल से हूँ मैं, और बहुत सारे लोगों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ काम किया। हमारी रिटेंशन, हमारे 70% लोग करीब 7 साल 8 साल 9 साल पुराने होंगे कुछ, और बहुत सारे लोग जितने मेरे जो सीनियर टीम है उसके 80% लोग होंगे जो 15-15 साल पुराने होंगे। मेरी अपनी टीम में शायद मैं सबसे कम टेन्योर वाला हूँ मैं। तो मैं न्यू कमर हूँ उनके लिए अभी भी। सर आपको तो वो वाला आप थे उस समय। That speaks a lot about company's culture and the retention. अभी हमने एक नया बंदा लिया अभी है, तो बट तो उस हिसाब से मेरे सब मेरे से ज्यादा सीनियर है टेन्योर में। तो जब वो बातें करते हैं पुराने वाले, तो मुझे समझ में आता है कि यार मतलब अच्छा वो भी थे। And what an amazing journey it would have been. People are working, because as you said, the organization is steadily growing with a rate of around 10% every year. So आप देखिए 15 साल से जो लोग बैठे हैं उन्होंने क्या कंपनी की वो जर्नी और क्या ग्रोथ और क्या लर्निंग रही होगी। ग्लोबली वी आर डूइंग दैट वे, एंड और दूसरा कि यस, हमारा वो ट्रस्ट रहा,
कहीं ना कहीं जो भी एक्ट रहा ना उसमें ट्रस्ट रहा, कॉम्पनसेशन में ट्रस्ट रहा हमारे। देयर इज सो मच ऑफ फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स हमारे इतने इंटरेस्टिंग हैं कि जो ऑन पेपर एंड ऑन टेक व्हेन दे टेक होम जो एक्चुअल होता है उसके बीच में करीब करीब एवरेज 25-30% का डिफरेंस होगा। सो दे आर हैप्पी। एब्सोल्युटली। हमारी जो फ्रीक्वेंसी को जब मैं टर्म देता हूँ इट इज अ फैमिली मनी। तुम इतने फ्रीक्वेंटली जब तुम्हारे घर में जाता है पैसा तो तुम्हारे फैमिली का प्रेशर आ जाएगा, यार ये कहाँ छोड़ रहे हो। बिल्कुल। दिवाली में, दशहरा में, बीच में, दिवाली में तो हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ आपके पास डिफरेंट तरह के आपके बोनसेस आपको मिल जाते हैं, तो कहाँ छोड़ रहे हो। सो फैमिली प्रेशर, सो यू आर इनटू इट। अमेजिंग सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर Thank टाइम। you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड अपना इतना इम्पोर्टेंट समय आपने हमारे लिए निकाला और व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस सेशन से एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट and many more years what you're doing and keep helping us and guiding us so that we can keep inspiring us and we'll also would like to learn again and again from you. Thank you so much. Thank you very much. Actually, you are doing something very interesting. Again, very innovative और out of box चीज है. So I'm sure people will definitely get advantage of it. ठीक है सर, थैंक यू सो Thank मच you. फॉर कमिंग सर, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड कमेंट में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट किस फील्ड के एक्सपर्ट या एचआर से मिलना चाहेंगे। ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड इन डिफरेंट जॉब ग्रुप्स टू हेल्प अदर्स। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।